दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर है 21 और ये 21 नंबर सीरीज है हिंदी की, जिसमें एमसीक्यू टाइप टोटल 15 क्वेश्चन है। और ये 15 क्वेश्चन जेएमआरसी रीट पटवारी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। साथ में बात करेंगे जेएमआरसी रीट एचएसएससी पटवारी पुलिस एलडीसी और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले ये क्वेश्चन है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लिए, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज के हमारे इन 15 क्वेश्चन की। और बात करेंगे इसमें रीट में, जो रीट या सभी राज्य स्तरीय टेट है, सी टेट है, उसमें हिंदी के 30 क्वेश्चन होते हैं। तो 30 क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। पटवारी में 15 क्वेश्चन होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों के मिक्स होंगे। तो इनमें से पटवारी के क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आएंगे हिंदी के। और बात कर लेते हैं जो पोस्ट है, स्टेशन मास्टर, ट्रेन ऑपरेटर, जिसमें हिंदी के 10 क्वेश्चन होते हैं। जूनियर इंजीनियर, ट्रेड, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, हिंदी में 5 क्वेश्चन होते हैं। कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट CRA, हिंदी में 10 क्वेश्चन होते हैं। मेंटेनर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिटर, इसमें हिंदी में 5 क्वेश्चन होते हैं। तो ये सभी पोस्ट है जेएमआरसी की। तो जेएमआरसी में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने हाईएस्ट 15 क्वेश्चन लिए सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं जेएमआरसी में जो पिछला पेपर था वो एक गद्यांश देकर के क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन इस बार हो सकता है पैटर्न में कोई चेंजिंग आ जाए। लेकिन जो रीट का एग्जाम है उसमें आपको अपठित गद्यांश देकर ही प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए ये आपको दिया गया है। चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट, इनमें से किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन नहीं है? तो देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन से क्रमांक में नहीं है, और यहाँ पे हमारा आंसर द है, ये प है, ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है, ये अंतस्थ व्यंजन न होकर के। और बात करेंगे य, र, ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। कितनी होती है? कुल 4 होती है। य, र, ल, व, ये सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ का मीन्स ये होता है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारा श्वास अंदर की तरफ जाता है। य, र, ल, व। चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। क्वेश्चन सेकंड, कौन से क्रमांक में ई स्वर का उच्चारण स्थल है? तो देखिए ई का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, और यहाँ पे हमारा आंसर है तालु। जो दोनों ई होती है, छोटी और बड़ी, इनका उच्चारण स्थल है वो तालु से किया जाता है। और जो पूरा च वर्ग होता है, च, छ, ज, झ, झ, ये भी तालु वर्ग से होता है। प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है उसको अनुनासिक बोलते हैं। चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3, पवित्रात्मा शब्द में कौन सी संधि है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि पवित्रात्मा में जो संधि है वो कौन सी है, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन से दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि। और बात करें इसके संधि विच्छेद की, तो ये पवित्र प्लस आत्मा बनता है। पवित्र प्लस आत्मा। और इसके संधि विच्छेद में यहाँ पर ए प्लस आ मिलकर के आ बना है, ये दीर्घ संधि है। जिसमें समान स्वर होते हैं वो मिलकर के दीर्घ वाला बन जाता है। जैसे ए बनकर के आ, ए आ मिलकर के आ, और छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई, दोनों छोटी ई मिलकर के भी बड़ी ई, छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन जाता है। तो ये दीर्घ वाला स्वर बन जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पे ए प्लस आ मिलकर के आ बना है। और ये जो दीर्घ संधि है ये स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और दीर्घ संधि। ये 5 भाग होते हैं स्वर संधि के। तो चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में, जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो उस
शब्द में प्रयुक्त समास है। समस्त पद यानी समास युक्त पद होता है, और इसमें जो पहला पद संख्यावाची होता है वो कौन सा समास होता है? तो जिस पद का समास पद का पहला पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास होता है, वो द्विगु समास होता है। अब देखिए द्विगु समास में 1 से लेकर के 9 तक की संख्या वह पूर्णांक संख्या जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस प्रकार से हो तभी आपका ये द्विगु समास बनेगा, अन्यथा आपका द्वंद्व समास बन सकता है। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूं आपको 25, उदाहरण के लिए ये जो 25 है इसमें द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास कैसे है? देखिए इसमें बनता है 5 और 20, 5 और 20 में क्या समास बन रहा है? इसमें द्वंद्व समास बन रहा है, क्योंकि इसमें और शब्द का लोप होता है। 25, 5 और 20, तो आपको क्या करना है, 1 से 9 तक की संख्या और जो पूर्ण संख्या हो वही आपको द्वंद्व समास देगा। चलते हैं बात करते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अधिक जानकारी के लिए प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, चैनल पे सर्च कर सकते हैं आप अपनी जो भी वीडियो चाहते हैं उसके लिए। क्वेश्चन 5 पे, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कारक कौन सा है? तो देखिए गंगा हिमालय से निकलती है और इसमें आपसे कारक पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ए, अपादान कारक, क्योंकि गंगा हिमालय से निकलती है, से अलग होना, से अलग या पृथक्करण का भाव, उत्पत्ति स्थल से अलग होना, भय, लजाने या किसी से तुलना करने के लिए अपादान कारक होता है, और इसका जो चिन्ह होता है से होता है। वैसे बिछुड़ने के या अलग होने के भाव के लिए भी आपका अपादान कारक होगा। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6, किस क्रमांक में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए आगे आपको ये भी देखना है कि आगे पूछा क्या है। वी उपसर्ग, आप ऐसे मत सोचिए कि वी उपसर्ग वाला शब्द है, लेकिन आगे ये पूछा कि नहीं हुआ है, किस में वी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, और यहाँ पे हमारा आंसर विधायक, विधायक के शब्द के साथ में वी का उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, और यहाँ पर मूल शब्द का भी कोई अर्थ होना चाहिए। देखिए जैसे हम इस वी को अलग करते हैं तो हमारे पास बनता है धायक, और इस धायक का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, तो इसका मतलब इसमें वी का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए वी प्लस योग, योग का एक पूर्ण अर्थ है। और चलते हैं इसी के साथ में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7, किस क्रमांक में क्लूटा शब्द का मूल शब्द एवं प्रत्यय सही है? तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्लूटा शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय किस क्रमांक में सही है, और यहाँ पे हमारा आंसर बनता है, यहाँ पे आंसर बै, काला और प्लस ऊटा। देखिए इन सभी के बीच में प्लस है, इन सभी के बीच में आपको प्लस है, तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर बनता है काला प्लस ऊटा, काला प्लस में ऊटा, और इस आ के साथ में ऊ मिलेगा तो ये बड़ा ऊ बन जाएगा और ये बन जाएगा क्लूटा। क्लूटा शब्द जो काला, और आपसे पूछा जाए कि प्रत्यय कौन सा है तो ऊटा प्रत्यय है, और मूल शब्द क्या है काला, काला के साथ में ऊटा प्रत्यय जुड़ करके बना है क्लूटा। और चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8, विशेषण के कितने भेद है, या हम यूं कह सकते हैं विशेषण कितने होते हैं? तो यहाँ पे विशेषण के भेद, और यहाँ पे हमारे पास देखिए ऑप्शन ये 4 है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑप्शन 6 2 बार लिखे हुए हैं एक में, तो यहाँ पे हमारे पास है 4 और यही हमारा आंसर है 4। विशेषण
4 होते हैं, जिसमें एक सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण और परिमाणवाची विशेषण। देखिए सर्वनामिक वे होते हैं जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे राम जयपुर जाता है तो राम की जगह हम कहेंगे वह जयपुर जाता है, तो राम के स्थान पे हमने वह प्रयोग किया है, ये सर्वनामिक है। गुणवाचक जो किसी के गुण, दोष, भाव आदि बताते हैं। संख्यावाची जो किसी की संख्या बताते हैं। अब संख्यावाची 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित संख्या होती है जैसे 10 है, 5 है, 4 है, 3 है, और एक होता है अनिश्चित जिसे लाखों, हजारों, सैकड़ों, और एक होता है परिणामवाची। जो परिमाणवाची होता है उसमें अनुमान से मात्रा लगाई जाती है, जैसे कोई थोड़ा, कुछ, बहुत सारा, अधिक के, इस प्रकार से। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 9। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से किस क्रमांक के का शब्द तत्सम नहीं है? तो देखिए आपको तत्सम जो नहीं है वो अलग करना है, और यहाँ पे हमारा आंसर है वो रीछ है। रीछ है, ये तत्सम नहीं है। और रीछ का जो तत्सम बनता है ये बनता है ऋक्ष। ये क्षय क्षेत्री है, ये बनता है ऋक्ष, ये ऋषि और क्षय क्षेत्री, ये इसका तत्सम शब्द है। ये रीछ है, ये तद्भव शब्द है, रीछ है। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ये मरकटी। मरकटी ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव बनता है मकड़ी। समश्रु, समश्रु का अर्थ होता है मूंछ, इसका ये तद्भव शब्द है मूंछ, और समश्रु है ये है इसका जो तत्सम शब्द और तद्भव होता है मूंछ। और यहाँ पे लवंग, लवंग का ये लौंग है जिसको हम लौंग कहते हैं, ये लौंग तद्भव शब्द है और लवंग है ये इसका तत्सम शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में निम्नलिखित में से किस क्रमांक में विलोम सही नहीं है? तो देखिए जिसमें विलोम सही नहीं है वो कौन सा है, और यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शन द। जीव, जीव का सजीव, जीव का सजीव न होकर के इसका जो बनेगा ये बनेगा निर्जीव, ये बनेगा निर्जीव, क्योंकि जीव और सजीव दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। लेकिन यहाँ पे जीव का बनता है निर्जीव। वन का निर्जन हो गया, जर का निर्जर हो गया, भय का निर्भय हो गया, बाकी सही है, लेकिन द वाला गलत है। जीव का सजीव नहीं होता है, जीव का निर्जीव विलोम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में मोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जो मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह शब्द आपको अलग करना है। तो देखिए इसमें मोर का जो अलग, यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन द, तामरशिखा। ये तामरशिखा है, ये मोर का पर्यायवाची नहीं है, और ये है मुर्गे का पर्यायवाची, ये मुर्गे का पर्यायवाची है। केकी, सारंग, मयूर ये सभी मोर के पर्यायवाची है, लेकिन जो तामरशिखा है ये मुर्गा का पर्यायवाची है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में मैंने एक फूल देखा जो खिल रहा था, रेखांकित वाक्य है। तो यहाँ पे आपसे इस क्वेश्चन 12 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे मैंने एक फूल देखा जो खिल रहा था, और ये जो रेखांकित वाक्य है ये क्या है? और यहाँ पे जो रेखांकित वाक्य जो खिल रहा था और ये उसकी विशेषता है, तो ये विशेषण उपवाक्य है। मैंने एक फूल देखा जो खिल रहा था, तो देखिए आपने जो फूल देखा था उस फूल की क्या विशेषता थी? वो खिल रहा था, खिलने की विशेषता थी, और यहाँ पे ये विशेषण उपवाक्य है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से स्त्रीवाचक शब्द का उदाहरण है। देखिए इसमें स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है?
स्त्रीवाचक शब्द वे होते हैं जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है। जब हम इसकी क्रिया के साथ में आ की ध्वनि निकालते हैं तो उस समय पुल्लिंग होता है, और जो ई की मात्रा या ध्वनि निकलती है वो स्त्रीलिंग होता है। जैसे यहाँ पे हमारा आंसर है इमली। मैंने इमली खाई, खाया नहीं, मैंने इमली खाई, तो यहाँ पर इमली है वो स्त्रीवाचक शब्द है। जैसे मैंने आम खाया, आया आग आकी ध्वनि है, और ये पीपल और ये नीम, ये तीनों ही आम पीपल नीम ये तीनों ही पुरुषवाचक है, लेकिन इमली है ये स्त्रीवाचक है। देखिए वैसे जो पेड़ का नाम होता है वो पुल्लिंग होता है, लेकिन जो इमली है इसका अपवाद भी है, ध्यान रखिएगा कि इमली इसका अपवाद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14, दवाई शब्द का बहुवचन होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो दवाई शब्द है उसका बहुवचन होगा, और यहाँ पे हमारा आंसर है बे, दवाइयाँ, दवाइयाँ। और अब देखिए ये दवाइयाँ का बहुवचन किस प्रकार से बना है। तो ये दवाई, किसी शब्द के अंत में छोटी ई या बड़ी ई हो तो इनके स्थान पर हम छोटी ई करेंगे और इसके अंत में या जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जब लास्ट में छोटी ई या बड़ी ई होगी तो हम पहले तो छोटी ई करेंगे और फिर अंत में या जोड़ देंगे, और ये हमारा बहुवचन बन जाएगा। तो दवाइयाँ, देखिए मेडिकल पे लिखा होता है दवाइयाँ बड़ी ई कभी कभार देखी जाती है, लेकिन वो गलत होती है। बड़ी ई दवाई जब अकेली है, एक वचन में है, तब तो बड़ी ई हो सकती है, लेकिन बहुवचन में ई छोटी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मुहावरे की, और आपका मुहावरा है पहाड़ टूट पड़ना। तो हमारा आंसर है बड़ी विपत्ति में पड़ जाना। पहाड़ टूट जाना, यहाँ पे मुहावरे का अर्थ है बड़ी विपत्ति में पड़ जाना। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।